और सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में पाकिस्तान की दो साजिशों की। घाटी से पांव उखड़ने के बाद अब आतंकवादी दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। इसे लेकर दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। उधर कश्मीर में पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर और पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से बगैर उकसावे के फायरिंग की गई है और इन दोनों खबरों पर हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत दिल्ली में जो अलर्ट जारी किया गया है उसके साथ करेंगे। कश्मीर में आतंकियों का सफाया हो रहा है। रविवार को 4 आतंकियों का सफाया हुआ है। 14 दिनों में 25 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बल खोज कर आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। इस बीच खबर मिली है कि आतंकियों की एक टोली अपने नाकाब इरादों के साथ राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। आतंकी दिल्ली में बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 4 से 5 आतंकी ट्रक में सवार होकर दिल्ली के लिए निकले हैं। खबर है कि आतंकी बस, कार, टैक्सी से भी राजधानी में घुस सकते हैं और बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट में बताया है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद कुछ आतंकी तकरीबन 4 से 5 की संख्या में जो है वो ट्रक के रास्ते जम्मू कश्मीर से दिल्ली आने की फिराक में और यहाँ बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं, जिसके बाद दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस इलाके में मौजूद हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है और तमाम जो गाड़ियां हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनकी बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की गई है। जिस तरह से अलर्ट में बताया गया है कि जो 4-5 आतंकी हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर से ट्रक के रास्ते फल फ्रूट वो दिल्ली के आजादपुर मंडी आता है, तो लिहाजा उसमें छिपकर आ सकते हैं। इस इनपुट के बाद दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस जानकारी के बाद तमाम गेस्ट हाउस, होटल्स, कश्मीर नंबर के वाहनों की सघन तलाशी शुरू कर दी गई है। दिल्ली के सभी बस अड्डे, रेलवे स्टेशनों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के इरादे से दिल्ली में घुसने की सूचना के बाद दिल्ली के सभी डीसीपी, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के साथ स्पेशल ब्रांच को भी अलर्ट पर रखा गया है। अनुज मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। वहीं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। राजौरी के नौशेरा सेक्टर और पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, इस वक्त भी क्या फायरिंग जारी है और ये पूरा जो हम देख रहे हैं सिलसिला काफी दिन से चल रहा है, आज क्या ताजा रिपोर्ट है? बिल्कुल नेहा, जैसे आपने कहा कि ये जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है नियंत्रण रेखा पर, ये कई दिनों से हो रहा है। और जो मैं अपडेट आपको दे दूं कि कृष्णा घाटी सेक्टर जो है पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास, वहां अभी फायरिंग रुक चुकी है। लेकिन जो नौशेरा सेक्टर है राजौरी जिले में, वहां अभी भी जो है गोलाबारी चल रही है और भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दरअसल नेहा, हमने हाल फिलहाल में देखा है कि किस प्रकार आतंक पर जो है हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने प्रहार किया है कश्मीर घाटी में और एक के बाद एक आतंकवादियों को ढेर कर दिया जा रहा है। पाकिस्तान जो है इससे तिलमिला गया है और अब वो पाकिस्तान इस फिराक में है कि वो आतंकवादियों की घुसपैठ करवा सके, तो इसलिए घुसपैठियों को कवर फायर देने के लिए वो सीज फायर का उल्लंघन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया जा रहा है। लगातार उल्लंघन हो रहा है सीमा पर। और बात अब भारत चीन के विवाद की भी करेंगे, क्योंकि ये विवाद भी सीमा पर ही हो रहा है। गलवान वैली में भारत के जाबाज सैनिकों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब तो दे दिया है, लेकिन अब तैयारी हो रही है कि चीन की चौतरफा घेराबंदी की जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में शिरकत करने मॉस्को जा रहे हैं। चीन से तनातनी को देखते हुए इस दौरे को अहम माना जा रहा है।
पूरी दुनिया जब कोरोना फैलाने के आरोपी चीन पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही थी, तब वो पूर्वी लद्दाख के उस पार चोरी छिपे अपनी फौज का जमावड़ा कर रहा था। भारत के पास अब मौका है अपनी हरकतों से दुनिया में अलग थलग पड़े चीन को सबक सिखाए। 15 जून को गलवान में 20 सैनिकों की शहादत के बाद कूटनीतिक मंच पर चीन को बेनकाब करने का पहला मौका देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिलने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की राजधानी मॉस्को में होने जा रहे 75वें विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। रूस ने उन्हें 24 जून को होने वाली इस ऐतिहासिक परेड में हिस्सा लेने का न्योता दिया था। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भव्य परेड का आयोजन किया जा रहा है। इस परेड में रूस और रूस के मित्र देशों की सैन्य टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं। परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों का एक 75 सदस्यीय दल भी रूसी दल के साथ हिस्सा लेगा। इसमें वीरता के लिए विख्यात सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के एक अफसर भी मार्च करते नजर आएंगे। इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और 4 युद्ध सम्मान के साथ 2 मिलिट्री क्रॉस समेत वीरता के कई पदक हासिल किए थे। भारत और रूस के अलावा कुछ अन्य देशों की टुकड़ियां भी हिस्सा लेंगी, जिनमें से एक टुकड़ी चीन की भी होगी। राजनाथ सिंह रूस के अलावा कुछ अन्य देशों के मेहमानों से मिलेंगे, लेकिन चीन के किसी भी प्रतिनिधि से वो मुलाकात नहीं करेंगे। ऐसे समय में जब पूर्वी लद्दाख में चीन ने युद्ध का उकसाव दिया है, तब भारत के रक्षा मंत्री का रूस दौरा कई मायने में अहम है। रूस भारत का पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त है। एक तरफ राजनाथ सिंह रूस में होंगे तो दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 23 जून को वर्चुअल मीटिंग होगी। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे और चीन की तरफ से उनके विदेश मंत्री वांग यी। दोनों के बीच 15 जून को हुई हिंसक झड़प को लेकर फोन पर बात हो चुकी है। वैसे आरआईसी की बैठक में द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठते, लेकिन गलवान का मुद्दा उठा तो भारत चीन के साथ दो टूक बात करेगा। इन सब के बीच अमेरिका चीन और भारत के सैनिकों में हुई हिंसक झड़प पर नजर रख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत से बातचीत हो रही है। It's a very tough situation. We're talking to India. We're talking to China. They've got a big problem there. They've come to blows, and we'll see what happens. We'll try and help them out. भारत ने साफ कर दिया है कि वो चीन के साथ सीमा विवाद को आपसी बातचीत से सुलझा लेगा। हालांकि चीन की हिमाकत से साफ हो गया है कि बातचीत उसके लिए महज पैंतरेबाजी है। भारत ने चीन के खिलाफ अपनी रणनीति को बदलते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला कर लिया है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। भारत चीन संकट गहराता जा रहा है। चीन से जारी तनाव के बीच ताजा अपडेट यह है कि दोनों सेनाएं फिर से बातचीत करेंगी। बातचीत डिप्लोमेटिक स्तर पर की जाएगी। दोनों स्तर की बातचीत इस हफ्ते ही होगी। चीन बातचीत से माना तो ठीक है, लेकिन अगर कोई हिमाकत की चीनी सेना की तरफ से की जाती है तो भारत भी एक्शन लेगा, उसका अधिकार दे दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल रक्षा मंत्री की सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख में हुई बातचीत में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि सेना को हथियार चलाने की बंदिश से छूट दे दी गई है। अगर हालात गंभीर हो जाए तो अभी तक संधि के मुताबिक एलएसी पर हथियारों से लड़ाई नहीं की जाएगी, लेकिन जब भी झड़प होती है तो भारत की ओर से अब हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन गलवान में चीन के धोखे के बाद सेना हथियार चलाने से नहीं चूकेगी। फील्ड कमांडर को यह इजाजत दे दी गई है कि वो हालात के मुताबिक हथियार उठाने का फैसला भी ले सकते हैं। अगर किसी भी जवान की जान खतरे में होगी तो चीन को उसकी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब हथियार से दिया जाएगा। ऐसे वक्त में प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर फायरिंग ही जान बचाने का आखिरी उपाय हो तो उसका इस्तेमाल की इजाजत होगी। और अब 15 जून की गलवान घटना पर आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हम आपको जो रिपोर्ट अब दिखाने जा रहे हैं वो गलवान घाटी का वो सच है जो रात के अंधेरों से अभी तक पूरी तरह रोशनी में नहीं आ पाया है। देखिए, 15 जून की रात गलवान घाटी में चीनी दुस्साहस को खंड खंड करके सरहद की रक्षा का अखंड प्रण कैसे भारतीय जवानों ने निभाया। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने
भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। 15 जून की रात को गलवान घाटी में क्या हुआ? कितनी देर चली लड़ाई? कैसे लड़े भारतीय जांबाज? 16वीं बिहार रेजिमेंट के पराक्रम ने कैसे चूर चूर किया चीन का अहंकार? भारतीय जवानों के शौर्य के सामने कैसे सरेंडर कर गई पीएलए? तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। चंद घंटों में भारतीय जवानों ने अपने बलिदान से गलवान घाटी में शौर्य की वो कहानी लिख दी जिसे सदियां दोहराएंगी। एलएसी पर जो हुआ है उसे 3 टुकड़ों में समझना होगा। शुरुआत चाइना की तरफ से हुई, जिसके बाद भारत ने पलटवार किया। इतना साफ है कि नुकसान चाइना को ज्यादा हुआ है। तनातनी का माहौल था और चीन की फरेबी फितरत को समझते हुए भारत ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। गलवान घाटी पर भारत और चीन के सेनाओं के बीच क्या क्या हुआ उसे लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा है, लेकिन इसके बीच हम आपको पूरी इनसाइड स्टोरी दे रहे हैं। वहां पर 16वीं बिहार और 3री पंजाब के जवान डटकर खड़े थे, साथ ही थे घातक कमांडोज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ये घातक होते हैं अपने दुश्मनों के लिए। चीनी विश्वासघात का किस्सा शुरू होता है एक ऐसी पोस्ट से जिसे चीन ने एलएसी के बेहद करीब बनाया। हालांकि जब अधिकारियों के बीच बातचीत हुई तो चीन ने उस पोस्ट को डिसमेंटल किया, लेकिन फिर उसे दोबारा क्यों बनाया गया? कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ये जानना चाहते थे, लिहाजा चीनी सेना से बात करने के लिए गए। उस वक्त उनके साथ कुछ अफसरों समेत 35 लोगों की टीम थी। कर्नल संतोष बाबू वहां पहुंचे तो उन्हें पहली ही नजर में अंदाजा हो गया कि सारे चीनी सैनिक नए थे, जिनसे उनकी अब तक बातचीत चल रही थी। वो टुकड़ी ये नहीं थी। बहुत हैरान करने वाली बात यह है कि जिन चाइनीज ऑफिसर्स से हमारी बात चल रही थी वो बदल गए थे। वहां नई डिप्लॉयमेंट थी और ये चाइना की तरफ से किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की इशारा था। बदली हुई टुकड़ी को देखकर कर्नल बाबू का माथा तो ठनका, लेकिन वो शांत थे और उसी शांति के साथ सिर्फ ये जानना चाहते थे कि समझौते के अनुसार हटाई गई पोस्ट दोबारा क्यों बनाई गई। चीनी सैनिकों को पीछे हटना था तो वो हटे क्यों नहीं? चीनी टुकड़ी का इरादा कुछ और ही था। कर्नल बाबू की थोड़ी सी पूछताछ के बाद ही एक चीनी जवान ने उन्हें पीछे धक्का दिया। भारतीय सैन्य परंपराओं के संस्कार में कमांडिंग ऑफिसर का सम्मान पिता की तरह किया जाता है। चीनी दुस्साहस ने भारतीय जवानों के सब्र की लकीर को पार कर दिया था। किसी भी यूनिट का जो कमांडिंग अफसर होता है वो उन जवानों के लिए उनके पिता के समान होता है। कर्नल संतोष बाबू एक बहुत ही संयम और शक्ति के संतुलन वाले सिपाही थे। उनकी अपनी यूनिट में जो उनका सम्मान था, जो उनका मान था, उनकी हालत देखकर उनके जवानों से रहा नहीं गया। वो आक्रोश से भर गए। 16वीं बिहार रेजिमेंट के जवानों ने मार मार के चीनी सैनिकों को अधमरा कर दिया। बिना गोली चलाए पोस्ट समेत जितने भी चीनी चिन्ह मौजूद थे वो तहस नहस कर दिए गए। ये लड़ाई पूरे 30 मिनट तक चली। कर्नल संतोष बाबू निर्भीक और निडर थे, लेकिन चीन को कोई मौका नहीं देना चाहते थे। उन्होंने भारतीय पोस्ट से और जवानों को भेजने का मैसेज भेज दिया। भारतीय जांबाजों ने यह तय किया कि चीन के अनुशासनहीन सैनिकों को पकड़कर उनके सीनियर ऑफिसर्स को सौंप देंगे, लेकिन कई और चीनी सैनिक रिज पर पहले से ही दो तरफा घात लगाए बैठे थे। उन्होंने भारतीय दल पर ऊंचाई से पत्थरों की बरसात की। दूसरे चरण की यह लड़ाई 45 मिनट चली। कई छोटे छोटे फ्रंट खुल चुके थे, जिनमें दोनों तरफ से कुल 300 लोग आपस में भिड़े थे। चीनियों ने यहां डंडों और कील लगी रॉड्स जैसे असभ्य हथियारों का इस्तेमाल किया।
नीचे बहती गलवान नदी थी, दोनों तरफ के सैनिक उसमें गिरते चले गए। इसी मुठभेड़ में कर्नल संतोष बाबू के सर पर भी एक पत्थर लगा। कर्नल संतोष बाबू समेत अपने कई साथियों के बलिदान ने भारतीय जवानों के आक्रोश की हद पार कर दी। 11 बजे के बाद लड़ाई का तीसरा चरण शुरू हुआ। 16वीं बिहार के साथ तीसरी पंजाब और इनके घातक कमांडोज आ मिले। यहां से जो हुआ वो चीनी शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार 16 चीनी जवानों का शव उसी वक्त चीनी अफसरों को सौंपा गया था। कई गलवान नदी में बह चुके थे, कई इतने बुरी तरह घायल थे जिनकी बाद में मौत हुई। हालांकि चीन अपनी पिटाई को दुनिया से छुपाना चाहता है। तीसरी लड़ाई के बाद दोनों तरफ की सेनाओं ने अपने अपने घायल जवानों की अदला बदली करी। बचे हुए सैनिकों को तुरंत लौटाने की सहमति बनाई गई, जो लौटा भी दिए गए। लेकिन 15 जून की रात जो हुआ वो चीन कभी भुला नहीं पाएगा। उसे याद आएंगे वो उद्घोष जिन्होंने चीनी सेना से होश छीन लिए थे। याद आएंगे भारतीय जांबाजों के वो बाहुबल जिनमें चीनी सैनिकों ने छटपटाते हुए दम तोड़ा था। दिल्ली में शिव अरूर के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। कोरोना से जुड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। रोजाना नए इलाकों में कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा है, जो कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो गए हैं, जिसने सरकार की अब टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली में कोरोना का कोहराम जारी है, जहां हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, जिसे लेकर अमित शाह ने एक बार फिर बैठक की, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अलावा आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में हालातों को लेकर चर्चा हुई। वहीं कोरोना से ज्यादा प्रभावित इलाकों के इंतजामों पर भी मंथन किया गया। इस बीच दिल्ली सरकार ने होम क्वारंटीन के नियमों में कुछ बदलाव किए, जिसमें दिल्ली में कोरोना होने पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिसे होम क्वारंटीन किया गया है उसके घर में कम से कम 2 कमरे होने चाहिए। वहीं टॉयलेट निजी होना चाहिए ताकि परिवार के लोग सुरक्षित रहें और इलाके में क्लस्टर के हालात पैदा न हो। अगर शख्स को अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है और उसके घर में पर्याप्त सुविधा भी है, लेकिन वो कोविड सेंटर या पेड आइसोलेशन सेंटर में रहना चाहता है, तो उसके पास विकल्प रहेगा। घर में क्वारंटीन शख्स को सरकारी गाइडलाइन का पालन करना होगा और स्वास्थ्य सेवा देने वालों से लगातार संपर्क में रहना होगा, ताकि होम क्वारंटीन शख्स की सेहत में अगर सुधार न हो तो उसे कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। कोरोना की जंग लड़ रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की सेहत में सुधार देखने को मिला है। सत्येंद्र जैन का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जा रहा है, जिन्हें अब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली की हालत कुछ खास ठीक नजर नहीं आ रही। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3000 नए केस सामने आए हैं। वहीं 63 लोगों ने दम तोड़ा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे के अंदर 1719 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में टेस्ट की संख्या भी बढ़ा दी गई है। 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना केस 59,746 तक पहुंच गए हैं। वहीं अब तक 2,175 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। जिसके साथ ही दिल्ली में 3,70,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। वहीं 12,000 से ज्यादा मरीज होम क्वारंटीन हैं। दिल्ली के मंडोली जेल में एक कैदी की कोरोना से मौत का मामला सामने आया है। ये दिल्ली की जेल में किसी कैदी की मौत का पहला मामला है। दिल्ली की जेल में कोरोना से मौत का पहला मामला सामने आया। इस वक्त मैं दिल्ली के मंडोली जेल के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पर जैसा कि डीजी तिहाड़ ने बताया है कि 62 साल के कैदी की मौत हो गई थी। 15 जून को मौत के बाद कोरोना का टेस्ट कराया गया, जो पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद जो 62 साल के कैदी थे जिनकी मौत हुई थी, उनके बैरक में जितने भी लोग थे उनका कोरोना का टेस्ट कराया गया है। इसके साथ ही साथ दिल्ली के अलग अलग जेलों की बात करें तो अब तक जो जेल स्टाफ है 45 जेल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, जिनमें से 7 निगेटिव हो चुके हैं और काम पर लौट चुके हैं। जबकि अगर कैदियों की बात करें तो 23 कैदी अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 16 ठीक हो चुके हैं और जबकि एक कैदी की मौत हो चुकी है। बहरहाल राजधानी में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जहां कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है।
दिल्ली से कमलजीत संधू, पंकज जैन के साथ अरविंद ओझा, आज तक। तो दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है तो मुंबई से कुछ राहत की खबर है। मुंबई में कोरोना का ग्राफ कुछ हद तक फ्लैट हुआ है, जबकि कंटेनमेंट जोन कम हुए हैं। मुंबई में सील 10,539 इमारतों में से 4,755 में सील हटाकर रिलीज किया जा चुका है, यानी करीब 45% इमारतों से अब सील हट चुका है। अब सिर्फ 5,784 बिल्डिंग्स मुंबई में सील बंद है। कंटेनमेंट जोन की अगर बात कर लें तो मुंबई में 1299 कंटेनमेंट जोन थे, जो अब घटकर 865 रह गए हैं। मुंबई के लिए बड़ी राहत की खबर है। वहीं अगर मुंबई के 7 दिन के भीतर कोरोना ग्राफ की बात करें तो कुछ हद तक ये फ्लैट दिखाई दे रहा है। पिछले 4 दिन से कोरोना मामले 1100 से 1300 के बीच बने हुए हैं। ये मुंबई में कोरोना का ग्राफ है, किस तरीके से हर एक दिन में कोरोना के मामले बढ़ने की जो संख्या है वो लगभग करीब एक जैसी है। कानपुर का रुख करेंगे, जहां पहले से ही कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। अब लड़कियों के शेल्टर होम में एक 57 संक्रमित निकलने से हड़कंप मच गया है। सरकार घेरे में आ गई है, विपक्ष सवालों का बौछार कर रही है। कानपुर में कोरोना विस्फोट, बालिका गृह में 57 पॉजिटिव, प्रियंका का वार, घेरे में सरकार। यूपी के औद्योगिक शहर कानपुर में हड़कंप है। कोरोना के बढ़ते मामले से बेचैनी थी, अब लड़कियों के शेल्टर होम में कोरोना विस्फोट से हड़कंप मचा हुआ है। एक कर्मचारी समेत शेल्टर होम की 57 लड़कियां और महिलाएं कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। हफ्ते भर पहले यहां पहला केस आया था और इसके बाद जिस तरह से मामला बढ़ा उससे लखनऊ तक हैरान है। 18 जून को कानपुर के शेल्टर होम में 33 लड़कियां और महिलाएं कोरोना पॉजिटिव निकल गई। अगले दिन 16 केस और जुड़ गए और 20 जून को 8 नए केस और आ गए। जो प्रेगनेंसी रिलेटेड रिकॉर्ड्स है या जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो वहाँ का रेस्क्यू होम में वो डेटा मेंटेन किया जाता है और वहाँ पे जो रेस्क्यू होम है इस वक्त वो सील्ड है। कोरोना की वजह से सील्ड है, क्योंकि एक्सेस नहीं हो पा रहा है। न पुलिस को न प्रशासन को तुरंत सूचना आप लोगों को देने में दिक्कत हो रही है। कानपुर के शेल्टर होम में 7 लड़कियां गर्भवती पाई गईं, जिनमें 5 संक्रमित है, जबकि 2 गर्भवती 17 साल से भी कम हैं। एक तो HIV संक्रमित भी है। कानपुर नगर बालिका संरक्षण गृह संवासिनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी का कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 2 मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में और 3 रामा के आईसीयू विंग में भर्ती हैं। शेल्टर होम में एक साथ इतने मामले आने से लखनऊ दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सरकार प्रशासन घेरे में है, विपक्ष सवाल दाग रहा है। सवाल तो नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने पर भी है। कानपुर में कोरोना के अब तक कुल मामले 1000 के करीब हैं। 39 लोगों की जान भी जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि आधे से ज्यादा लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर भी है। भारत की दवा निर्माता कंपनियों ने कोरोना के सिर उठाते ही इसे नष्ट करने का प्लान भी बनाया है। हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों के लिए जल्द बाजार में सस्ती दवा आने वाली है। जबकि देश में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, इसे हराने के लिए दवा लाने की कोशिशें युद्ध स्तर पर तेज हैं। अच्छी खबर यह है कि कोरोना के खिलाफ वैश्विक जंग में भारत की दवा कंपनियां युद्ध स्तर पर कोशिशें कर रही हैं, जिनके सकारात्मक नतीजे आने लगे हैं। कोरोना के मध्यम और हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए जल्द ही दवाइयां आने की उम्मीद है। पिछले दिनों ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने फेबीफ्लू के नाम से एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर लॉन्च किया था।
मध्यम और हल्के लक्षण वाले कोविड-19 मरीजों के लिए पेश इस दवा की कीमत 103 रुपए प्रति टैबलेट है। तीसरे चरण के नतीजों के आधार पर ग्लेनमार्क को इस एंटीवायरल ड्रग के निर्माण और मार्केटिंग की मंजूरी मिली है। फेब्यूफ्लू की लॉन्चिंग के एक दिन बाद ही CSIR ने सिप्ला के साथ दवा की मौजूदा कीमत 20 से 30% कम करने के लिए एक और मल्टी सेंटर फेज 2 ट्रायल शुरू कर दिया। सिप्ला जल्द ही इसके नतीजे का ऐलान कर देगा। इस बीच कई फार्मा कंपनियों को भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DCGI से कोरोना वायरस की दवा के रूप में रेमडेसिविर को बनाने की मंजूरी मिल गई है। सिप्ला को उम्मीद है कि जून में वो सिप्रेमी के नाम से दवा लॉन्च करने में कामयाब हो जाएगी। इसकी कीमत 3 से 4 हजार रुपए प्रति खुराक होगी। BDR फार्मा के साथ सिप्ला इस दवा को बना रहा है। इसी तरह हेटेरो कंपनी कोविफोर के नाम से दवा ला रही है। एक हफ्ते के अंदर ये दवा आने की उम्मीद है। इसकी कीमत हालांकि 5 से 6 हजार रुपए प्रति डोज होगी। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच एक बड़ी खबर गलवान वैली से आ रही है, जहां पर भारत के सैनिकों की शहादत पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान दिया है। दरअसल मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कर्नल बी संतोष बाबू और जवानों को इंसाफ मिलना चाहिए। मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी के बयान पर खास तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में बोलते हुए पीएम को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी अपने बयानों के जरिए चीन को खुद को सही साबित करने का मौका दे रहे हैं। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अंग सरकार के इस संकट से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इस बीच आपको तस्वीरें दिखा देते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो मॉस्को के लिए रवाना हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में 75वीं विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। यहां राजनाथ सिंह कई विदेशी नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन चीनी नेताओं से दूरी बनाई जाएगी। मॉस्को की 75वीं विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह भारतीय वायुसेना के इस विमान से रवाना हो चुके हैं। रूस का ये अहम दौरा, जब गलवान घाटी में टेंशन है, ऐसे में कई अहम बातों पर चर्चा की जा सकती है। रूस की इस 75वीं विक्ट्री परेड में कई रूसी नेताओं से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। रूसी दौरे के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रवानगी, 75वीं विक्ट्री परेड। अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस स्तर की वार्ता राजनाथ सिंह की हो सकती है रूसी नेताओं के साथ? क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है? देखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आज रवाना हो रहे हैं। 3 दिन की इनकी यात्रा है। 3 दिन ये रहेंगे रशिया में, और जो इस वक्त के हालात हैं चीन पर, जाहिर सी बात है उसको लेकर कुछ वार्ता हो सकती है। इसमें कुछ वेपन सिस्टम्स के बारे में भी बातचीत हो सकती है, और कोशिश यही रहेगी कि रूस की तरफ से भी जो मदद मिल पाए, चाहे वो हथियारों की हो या फिर उनका इंटरवेंशन से अगर हालात ठीक हो सकें, क्योंकि रूस जो है चीन के भी काफी नजदीक है। जो बहुत बड़ी अहम एक बात है कि वहाँ पे चीन के भी अधिकारी और मंत्री होंगे, तो साइडलाइंस पे उनसे बातचीत होगी या नहीं, अभी इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। कुछ प्लान्ड या शेड्यूल्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जाहिर सी बात है इनकी विजिट में चीन को लेकर बातचीत जरूर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।